उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते तबाही की स्थिति बनी हुई है। कहीं सड़कें धंस गई तो कहीं पुल बह गए। इसी बीच बीते 24 घंटे में प्रदेश में बारिश संबंधित हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है। इसी कड़ी में टिहरी घनसाली के जखन्याली के पास नौताड गदेरे में से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जो में है उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी ने कहा है। और आज को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है। दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आंकलन किए बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाड़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम हैं वो किए जाएं, जिससे कि चारधाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा निकाला जा रहा है। जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर जहां पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, SDRF, NDRF सब मौके पर पहुंच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी की जाएं, तो सभी के द्वारा तैयारी की जा रही है। हम सभी लोग अपना लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में। हमारा प्रयास है कि जो क्षति होती है उसको कैसे रोका जाए, क्षति अगर हो रही है तो कैसे उसको बचाया जाए लोगों को, और क्षति होने के बाद जो राहत राशि होती है, रेस्टोरेशन के काम होते हैं, उसको कैसे किया जाए। सभी कार्यों में हम लोग त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रदेश में स्थिति बनी हुई है। पौड़ी से हमारे संवाददाता जय मंगाई हमारे साथ फोन लाइन पर है, वहां की स्थिति जानते हैं। जय, इस वक्त अगर पौड़ी की बात की जाए तो वहां पर इलाकों में कितना नुकसान इस भारी बारिश ने किया है, मौसम का पूर्वानुमान क्या है जिले के लिए? जी रवि, देखिए पौड़ी जिले की बात की जाए तो इस वक्त जो है श्रीनगर विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जी। एलिफेंट ब्लॉक चौथान पट्टी जो है दूर दराज क्षेत्र में आता है, यहाँ पौड़ी जनपद के अंदर। तो यहाँ तो आप हमेशा ही दुर्गम क्षेत्र है, ये दुर्गम क्षेत्र में आम हो गई ये घटनाएं देखी जाती है कि मतलब, पर इस बार जो है जो आसमानी कहर टूटा है लोगों के ऊपर, उनकी गौशालाएं नष्ट हुई है, खेत नष्ट हुए हैं, काफी को तो जो है अपनी जो है पशु हानि से भी जो है हाथ धोना पड़ा जी। अच्छा जय, वहाँ पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है? जो आपदा प्रभावित लोग हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिल पा रहा है? वो लोग संतुष्ट हैं प्रशासन के कामों से? जी रवि, मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखिए प्रशासन जो भी है, एसआरओ टीम है, कोई भी जो है सुरक्षा तैनाती होती है यहाँ सरकार प्रशासन द्वारा, तो वो पहुंचने में काफी समय लग जाता है। उनको कम से कम 5-6 घंटे का समय लगता है पौड़ी से, श्रीनगर से उनको वहां तक पहुंचने के लिए। हालांकि जो स्थानीय जो टीम होती है वो भी जो है कहीं जो दुर्गम क्षेत्र में जो है किसी न किसी कारण जो है फंस जाते हैं, समय पे जो है पहुंच नहीं पाते, पर फिर भी लोगों ने जो है काफी तारीफ करी, काफी सराहना की है कि शासन प्रशासन ने जो
जो है टाइम पर आकर जो है मतलब जो है अपनी जो है सुरक्षा पैरवी जो है नियमित अनुसार की है। जी जय, अगर सड़कों की स्थिति की बात की जाए, पौड़ी जिला श्रीनगर उससे लगे हुए जो टिहरी के इलाके हैं, रुद्रप्रयाग के इलाके हैं, वहाँ पर सड़कों की क्या स्थिति है? क्योंकि प्रदेश में 120 से ज़्यादा सड़कें बाधित हैं, तो वहाँ पर जो मुख्य NH हैं या फिर इसके अलावा जो लिंक मार्ग हैं, वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है? जी देखिए, अभी हालांकि आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों में कोटद्वार से लेकर जो पौड़ी का रास्ता है वहाँ पे दुगड्डा में देखा जा सकता है। दुगड्डा एक छोटा सा कस्बा है, उसमें देखा जा सकता है कि वो आज से नहीं कम से कम 15-20 साल से जो है उसकी अभी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, दुर्गम बना हुई है जी। वहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई खतरा जो है हर इंसान को झेलना पड़ता है, पर फिर भी जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं, बनती है टूट जाती है, बनती है टूट जाती है, पर स्थिर कहीं भी नहीं है। अब बात करें श्रीनगर से पौड़ी की, पौड़ी से जो है 37 दूरदराज क्षेत्र, चौथान, बैजरो जो रामनगर हाईवे को जोड़ता है जी। तो उसमें भी ये लगा लीजिए जगह जगह पर जो है ऐसे भयानक गड्ढे बने हुए हैं, दुर्गम है कि मतलब जिस तरफ सरकार को ज्यादातर ध्यान, इसमें भी आपको पिछले 4 साल पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना इस पे नैनीराना ब्लॉक में देखने को मिली जिसमें 46 लोगों की जो है तत्काल मौत हो गई थी। जी तो अभी भी जो है मैं बताना चाहूंगा कि सड़कों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, पर अभी जो स्थिति बनी हुई है बरसात की, मानसून में कितनी भी बढ़िया सड़क हो, कितना ही बढ़िया निर्माण हो, कितना ही बढ़िया भवन निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, वो जो है बिल्कुल तहस नहस हो जाता है जी, जैसा कि आपने देखा। बिल्कुल जय, आपने पौड़ी की स्थिति बताई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि वहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, बारिश के बाद किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर पौड़ी ज़िले में, चाहे सड़कों की बात हो या फिर जहाँ पर आपदा आई है। अब हरिद्वार का रुख करेंगे। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनोज, हरिद्वार की क्या स्थिति है भारी बारिश के बाद? मनोज, तो हमारे संवाददाता हरिद्वार से मनोज कश्यप के साथ हम संपर्क करेंगे। इस वक्त पूरे प्रदेश की स्थिति अगर बताएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश में बीती रात को ही बारिश के बाद हुआ है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। उधर मुख्यमंत्री लगातार हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं। हरिद्वार का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनोज, हरिद्वार की स्थिति बताइए, भारी बारिश के बाद वहां पर कितना नुकसान हुआ है और जो राहत बचाव कार्य है उसको लेकर क्या लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए रवि, पहाड़ से लेकर मैदान तक जो देर रात मूसलाधार बारिश हुई है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आपत्ति बारिश हरिद्वार में नुकसान के साथ साथ यहाँ पे जनहानि भी हुई है। देर रात जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई थी उससे बाजाबाद थाना क्षेत्र में एक जो पुराना मकान था उसकी छत गिर गई। छत गिरने से पूरा परिवार मकान के नीचे दब गया। हालांकि 2 बच्चों की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जो घायल था उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलती है तुरंत पुलिस बल के साथ साथ जो तमाम अन्य टीमें थी वो भी मौके पर पहुंची। हरिद्वार SSP और यहाँ पे जो जिलाधिकारी थे वो भी घायलों का हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। तो हमने लगातार देखे कि यहाँ पे जो रो नदी के ऊपर रफ्ते बनाए गए हैं, जो बरसाती नदी है उनके ऊपर जो छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे बह गए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हमने पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र में लगातार ही जो बारिश हुई है उसका खामियाजा अब यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने जो दावे किए थे, हालांकि प्रशासन ने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से मानसून आएगा मानसून से पहले तमाम जो नदी नाले उनकी सफाई करवा दी जाएगी। हालांकि प्रशासन के द्वारा समय समय पर काम भी किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से देर रात मूसलाधार बारिश हुई है उसने पूरे हरिद्वार को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे सूखी नदी में खड़ा सिर्फ भक्त कांवड़ियों का एक ट्रक भी पानी में बह गया। हालांकि यहाँ पे पुलिस के द्वारा उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पे हमने देखे कि लोगों के घरों में, दुकानों में तमाम जगह जो है पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जी मनोज, बड़ा महत्वपूर्ण इस वक्त कांवड़ यात्रा हरिद्वार की है, करोड़ों की संख्या में कांवड़ियां पहुंच रहे हैं। वहां पर जो गंगा का जलस्तर है वो भी हम देख रहे हैं कि बड़े रौद्र रूप में है। ऐसे में जो जल पुलिस है उनकी ओर से क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सुरक्षा वहां पर की गई है, अपील की गई है? बिल्कुल, देखिए कांवड़ मेले को लेकर तमाम जो प्रशासन की टीम थी और यहाँ पे शासन प्रशासन कई महीने पहले से तैयारी में जुट जाता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था कि कांवड़ मेले में इस बार जो है करीब 4 करोड़ से अधिक से भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे, यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। और कहीं ना कहीं रवि ये आंकड़े भी पूरा होने को, क्योंकि अब यहाँ पे कांवड़ का अंतिम पड़ाव चल रहा है। यहाँ पे डाक कांवड़ की शुरुआत हो गई है। लोग
अपने वाहनों से जो सिख भक्त है वो हरिद्वार पहुंचते, गंगा जल लेकर यहाँ से रवाना होते। लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई है, यहाँ पे सिल्ट भी आई है गंगा में, यहाँ पे लगातार ही कहीं न कहीं जो जल पुलिस है उनके द्वारा अपील की जा रही है कि जो गंगा घाटों पे स्नान कर रहे सिख भक्त उनको सावधानी से करना होगा और कहीं न कहीं अपना ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जल पुलिस लगातार ही घाटों पर अपना जो है गश्त भी कर रही है और चप्पे चप्पे पर जल पुलिस लगाई गई कि किसी के साथ में कोई जनहानि ना हो। हालांकि अभी तक कोई ऐसी हरिद्वार से गंगा में डूबने वाली कोई जनहानि नहीं आई, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे जो लोग गंगा के तेज भाव में भाग गए तो जल पुलिस के द्वारा उनको बचाया गया है। जी रवि। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया, आपने हरिद्वार की स्थिति बताई और हरिद्वार में किस तरीके के हालात बने हुए हैं हमारे संवाददाता मनोज कश्यप ने बताया। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की क्या स्थिति है, यहाँ पर किस तरीके से जल भराव की जो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अरुण, बताइए राजधानी की क्या स्थिति रही भारी बारिश के बाद? जी रवि, देखिए जिस तरीके से देर रात भारी बारिश प्रदेश में हुई है और जिस तरीके से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश ने काफी तबाही जो है वो मचाई है, चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो बारिश से काफी जो है तबाही मची है और काफी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में भी मलबा गिरने से जो है, छत गिरने से बच्चों की मौत हुई और करंट लगने से भी जो है 2 मौतें हरिद्वार जनपद में हुई। देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी जो है एक मौत भारी बारिश के चलते हुई है और जो है उसमें एक मौत हुई और एक अभी भी जो है वो लापता है, उसकी तलाश है वो की जा रही है। ऐसे में राजधानी देहरादून की ही बात की जाए तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर चाहे डालान वाला क्षेत्र की बात करें या भगत सिंह कॉलोनी की बात करें, नेहरू ग्राम की बात हो, कई रायपुर क्षेत्र की बात हो, तो कई ऐसी जगह है जहां पर जल भराव हुआ है और लोगों के घरों में पानी घुसा, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। वहीं केदारनाथ की बात हो, केदारनाथ में भी भीमबली के और चंचोली के बीच जो बादल फटा, उसके चलते काफी जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हुआ और वहां पर भी कई हादसे भी हुए और लोगों की मौत भी हुई। तो ऐसे में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा जो है बढ़ गया, खतरे के निशान से ऊपर मंदाकिनी नदी का जलस्तर है। तो ऐसे में सोनप्रयाग में भी जलस्तर को देखते हुए वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, जो लॉज वगैरह जो है वो खाली कराए गए, नदी के किनारे जो है। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, टिहरी में भी जो है जखनियाली में बादल फटा और वहां पर भी 3 लोगों की जो है मौत हुई। तो इस तरीके से कुल प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 10 से अधिक मौतें जो है अब तक प्रदेश में हो चुकी है। अरुण, अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा थी, सड़कें तालाब बनी हुई थी, लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई, आपने बताया। ऐसे मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया है प्रदेश स्तर की, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है अधिकारियों को? जी रवि, बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून में भी जिस तरीके से जल भराव की समस्या हुई और अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर जल भराव अभी भी कई जगहों पर है। हालांकि कई जगह ऐसी है जहां रात में जल भराव देखने को मिल जाता, सुबह हालांकि वहां पर स्थिति ठीक हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जहां जहां भी जो है आपदा आई है या जहां जहां पर भी नुकसान हुआ है उन सब का जायजा लिया है। कंट्रोल रूम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह पहुंचे। बीते रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सचिव से फोन कर पूरा जायजा लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण और हवाई निरीक्षण कर भी जो है हालातों का जायजा ले रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, नुकसान कहां पर हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ आगे करना है, किस तरीके से लोगों को विस्थापित करना है, सुरक्षा राहत बचाव कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सब पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने अरुण की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हवाई निरीक्षण भी किया, स्थलीय निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि राहत बचाव कार्यों को तेजी से करें। बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए आपका। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है, जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, साथ ही मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में हम पूरी तरीके से अब यहां पर तैयार हैं। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
आयुक्त कर महोदय से अनुरोध करूँ। 3 चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। आयुक्त कर महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो तो प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द ही निकाय चुनाव हो जाएंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। सरकार की ओर से निकाय चुनाव की तैयारियां काफ़ी पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण में अब सीमांकन का कार्य चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरक्षण की स्थिति जैसे ही स्पष्ट होगी, प्रदेश में निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द प्रदेश में अब चुनाव हो जाएंगे, जिसका लंबे समय से इंतजार रहा। प्रशासकों के कार्यकाल को भी एक बार बढ़ाया गया था। ऐसे में सरकार अब निकाय चुनाव कब कराएगी, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन बहुत जल्द अब निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे, क्योंकि आरक्षण की जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जैसे स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद ये चुनाव करा दिए जाएंगे। सीमांकन का जो काम था वो पूरा हो चुका है। तो प्रदेश में अंतिम चरण में अब सीमांकन का कार्य है, लगभग पूरा हो चुका है। आरक्षण की स्थिति को अभी स्पष्ट करना है। बहुत सारे क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उसके साथ ही किस तरीके से इस बार सीटें दी जाएंगी, महिला सीट या आरक्षित सीट होगी, अलग अलग निकाय चुनाव में किस तरीके के समीकरण बनेंगे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। चलिए और विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? कब तक हम कह सकते हैं कि निकाय चुनाव प्रदेश में करा दिए जाएंगे? जी देखिए, निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से जो है चर्चाएं चल रही है और जिस तरीके से लगातार निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत भी हुई और लगातार जो है विपक्षी दल भी सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार तय समय पर जो है निकाय चुनाव नहीं कराना चाह रही है। ऐसे में प्रशासक भी निकायों में बिठाए गए और 6 महीने का कार्यकाल जब प्रशासकों का पूरा हुआ तो उसके बाद 3 महीने का कार्यकाल प्रशासकों का और जो है वो बढ़ाया गया। ऐसे में इसको लेकर जो है विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए और इसी के साथ साथ जो है अब ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव जो है जल्द ही प्रदेश में वो हो सकते हैं और ऐसे में दिसंबर से पहले अक्टूबर या नवंबर तक जो है निकाय चुनाव होने की संभावना इस वक्त प्रदेश में जताई जा रही है। और ऐसे में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा है कि जल्दी जो है निकाय चुनाव होंगे और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव भी जो है दिसंबर तक हो जाएंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल के द्वारा भी सवाल खड़े किए जा रहे थे और निकाय चुनाव जिसको जो है जल्द से जल्द कराने की बात, बिल्कुल विपक्ष ने हमेशा ही इस पर सवाल उठाए, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है और ये मान सकते हैं कि अक्टूबर तक निकाय चुनाव प्रदेश में हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई जारी है। विधानसभा में आज सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार के कामों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में रोजगार की कमी नहीं है। पहले लोगों को पहचान का भी संकट था, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई तब से अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब यूपी में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही वित्तीय अनुशासन पर भी सरकार ने काम किया है। हम लोगों ने लगभग अब तक विभिन्न विभागों ने एवरेज 40% से अधिक रिलीजे चुने हैं, 44% रिलीजे चुने हैं और इसमें से 20% से अधिक धर्म खर्च भी हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यह बजट 15-16 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम इन सब मुद्दों के बारे में नहीं सोचते, इस प्रकार के बजट के दायरे को नहीं बढ़ाते, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में और समाज के विभिन्न तबके के वंचितों के बारे में, दबे कुचले उन तबकों के बारे में, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में सरकार की कार्य योजना आगे नहीं बढ़ती तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाते। हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाया,
और आज उसी का परिणाम है कि सफलतापूर्वक बजट इस माननीय सदन ने फरवरी में पास किया था। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ नए बजट पे कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया और आज जब हम अगस्त मास की प्रथम तिथि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन पिछले 4 महीनों के अंदर पहले 2 महीने चुनाव में व्यतीत हो गए, अन्य एक्टिविटीज में व्यतीत हुई, अगले 2 महीने मात्र कार्य करने के लिए मिले और उस दौरान जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम है कि 44% से अधिक बजट रिलीज हुआ है, 20% से अधिक अब तक खर्च हो चुका है और हमारा प्रयास है कि जितना भी पैसा है, जो आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बात का द्योतक है कि यह पैसा किसी स्थायी निर्माण में लग रहा है, ये रोजगार का सृजन भी करेगा और विकास की गति को भी तीव्र करेगा। उसी विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के सरकार के अभियान का वो हिस्सा है और पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसी का परिणाम है कि हम बजट के दायरे को दोगुना करने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो जीडीपी थी, अगर हम इसे 2015-16 की तुलना में देखें तो ये दुगने से अधिक बढ़ी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय को देखें, पर कैपिटा इनकम को देखें, ये दुगने से अधिक बढ़ी है। ये दिखाता है हमारी दिशा सही है, उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए जो नए मद बनाए गए हैं उस मद में हम लोगों ने इस नए सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का इस सप्लीमेंट्री बजट हम लोगों को मानसून सत्र में लाना पड़ा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का ये बजट वर्ष 24-25 का लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की दृष्टि से देश के अंदर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं तो ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का माना रखता है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आबादी हमारी सबसे ज्यादा, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर 6ठे-7वें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है, शक की निगाह से नहीं देखता है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन आज ये हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपने इकोनॉमी को बढ़ाया है। आज हम देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 और 5 वर्ष का जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, उस रोड मैप के साथ भी आज मैं सदन में इस सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो एक कार्य इस दौरान किया है, इसके परिणाम आज हमारे सामने आए हैं। और ये जो बजट है, ये बजट केवल एक बजट नहीं है, यह जो आकार बजट का बढ़ा है, दुगना, लगभग बजट दुगना हुआ है, यह लोक कल्याण के कार्यों में ये पैसा खर्च हुआ है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेहतरीन कार्य हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सब पर ये कार्य हुए हैं और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति की आय में भी बढ़ोतरी हुई है।